नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे आज कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में हमने कल भारी गिरावट देखी। आज भी घरेलू बाजार में 6000 के नीचे भाव ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी फेड के मीटिंग का आउटकम अभी अवेटेड है, लेकिन आशंका यही है कि 25 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ सकती है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उससे पहले कच्चे तेल में जो दबाव आया है इसके मायने क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सोने की चमक बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो कंसोलिडेशन, थोड़ी सी करेक्शन हमने देखी, उसके बाद वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखी है। क्या ये तेजी और एक्सटेंड होगी, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे कॉटन की, जहां पर कुछ रिपोर्ट से इंडिकेट कर रही है कि यहां से प्राइसेस अब नीचे आ सकते हैं। सप्लाई की सिचुएशन कैसी है डिमांड सिनेरियो, इस पर भी करेंगे फोकस। और इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ और फाउंडर रुपेश दलाल, और साथ ही एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, और आगे शो में डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेखसरिया भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर कल एकाएक हमने भारी गिरावट आते हुए देखी। $75 पर ब्रेंट के भाव आते हुए दिखाई दिए। घरेलू बाजार में 5900 के आसपास प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल 5900 के नीचे ही हैं। अब एक्सपेक्टेशंस तो यही बन रही हैं कि आज की मीटिंग से 25 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो टारगेटेड लेवल से काफी दूर है। क्या होगा असर आगे, क्या अब नई रेंज दिख रही है, इस पर बातचीत करते हैं। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अब ये तो इनफैक्ट एक कंसेंसस व्यू बन ही रहा है 25 बेसिस पॉइंट हाइक का, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरीके की गिरावट को आप कैसे रीड करते हैं, क्या व्यू है? तनेजा जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए उनसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जय हमारे साथ मौजूद है। जय, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर? हमने $75 तक फिसलते हुए देखा, एकाएक गिरावट यहाँ भी हावी होती हुई दिखाई दी। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि रेट्स बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके का सिनेरियो तो पहले से ही बना हुआ है। 25 बेसिस पॉइंट के हाइक की तो पहले से ही एक्सपेक्टेशंस हैं ही, लेकिन मीटिंग आउटकम से पहले इस तरीके का फॉल आप कैसे देखते हैं? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो पिछले 2-3 दिनों में जिस हिसाब से फाइनेंशियल्स में, स्पेशली बैंक्स में, यूएस में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, ये एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है कि अभी भी यहाँ पे जो रिसेशनरी सिचुएशन है उसका खतरा टला नहीं है, जिसके कारण ग्लोबल स्लो डाउन के डर के कारण यहाँ पे क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आज का जैसा आपने भी बताया कि यहाँ पे फेड के रेट हाइक के साथ साथ उसकी कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसर्न जरूर है, लेकिन $75-74 ब्रेंट पे मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग लौट के आएगी, क्योंकि कोई भी आज इकोनॉमी या ओपेक मेंबर ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा गिरावट बढ़े। आने वाले दिनों में यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस में भी इलेक्शंस हैं, यूएस इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो भी एक यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर रह सकता है। तो मेरे ख्याल से $74-73 ऑन द डाउन साइड ब्रेंट में, और अपसाइड में $80 यही दायरा रहेगा। यहाँ पे कोई गिरावट की रणनीति तो नहीं है, बट यहाँ पे जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं उसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक यही दायरा रहना चाहिए, जो लोअर साइड में यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है बैंक के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स की तो बातचीत है ही, लेकिन साथ ही साथ यूएस डेट डिफॉल्ट की जो बातचीत है उसके ऊपर भी बाजार की नजर है। एंड अगर यहाँ पर नरेंद्र तनेजा जी देखा जाए तो ईरान का जो क्रूड आउटपुट है वो 3 मिलियन बैरल्स पर डे सरपास कर गया है, तो चिंताएं काफी ज्यादा है, मांग को लेकर चिंता है। और इवन एज ओपेक एंड एलाइज की आउटपुट कट्स हैं, जो ईरान की तरफ से हमने उत्पादन बढ़ता हुआ देखा है, उसका भी असर प्राइसेस पे। अपना ठीक कहा, लेकिन ईरान का जो तेल है वो कुछ सीमित बाजारों में ही जाता है, वो पूरे विश्व के बाजार में तो जाता नहीं। जैसे भारत भी ईरान का तेल तो नहीं खरीदता है, हालांकि चीन जो बहुत बड़ा उपभोक्ता है भारी मात्रा में खरीदता है, वो भी डिस्काउंट पे देता है। जैसे रशिया डिस्काउंट देता है, ऐसे ईरान भी डिस्काउंट देता है, और चीन को वो डिस्काउंट प्राप्त है। इसके अलावा कुछ अन्य देश हैं, वहां से भी ये जाता है। वेनेजुएला का जो उत्पादन है वो भी शुरू हो गया है, बढ़ रहा है, निर्यात भी उनके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो कीमत कम है उसकी मुख्य वजह सिर्फ जो एक तो चीन को लेकर के जो है बाजार जो है वो आश्वस्त नहीं है। वो चीन जितनी भी बात करता है, लेकिन उसको लेकर के बाजार जो है अभी वो आश्वस्त नहीं है कि वहां से मांग में कोई अभी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि 5 लाख बैरल की हुई है, लेकिन फिर भी बाजार को लगता है कि जितना होनी चाहिए, जितनी उनकी उम्मीद थी, वो नहीं हो रही है। सो चाइना को लेकर के जो है एक डाउट जो है बाजार में है। दूसरा, जो अमेरिका का बाजार ये लगभग मान चुका है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकते हैं, और अमेरिका में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसका भारी असर जो है
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, खासतौर से जो विकसित अर्थव्यवस्था है। अर्थात ये है कि वहां से जो मांग है वो बढ़ने का तो प्रश्न नहीं उठता, लेकिन साथ में ये है कि कहीं वहाँ जो मंदी है वो और ज्यादा गहरी ना हो जाए, इसको लेकर के बाजार में चिंता है। जैसे एक चीज हमको देखना चाहिए कि तेल, आप जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल के साथ साथ उसमें जियोपॉलिटिक्स की बड़ी भूमिका होती है। और अगर आप खाली डिमांड सप्लाई फंडामेंटल से देखें, आप राजनीति को बाहर निकाल दें, फेड क्या करता है उसको निकाल दें, यूक्रेन में क्या है उसको सबको निकाल दें, अगर खाली डिमांड एंड सप्लाई से देखें स्ट्रिक्टली नथिंग एल्स, तो फिर तो $60 पर बैरल से ऊपर कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमको सबको पता है कि कीमत जो है वो डिमांड सप्लाई से नहीं चलती है, तो इसलिए 60 के ऊपर जितना भी रहता है, 60 से लेकर के 80, 90, ये तमाम सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जो आज के हालात हैं उसको बाजार रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं ये टिकेंगे। तेल जो है वो वापस जो है वो उसी दिशा में जाएगा, 80 के आसपास, 80, 85, 90 ये बैंड है जिसमें तेल टिकेगा। क्योंकि अभी जियोपॉलिटिक्स कहीं जाने वाली नहीं, चीन को लेके, ताइवान को लेके, यूक्रेन को लेके कोल्ड वॉर एक तरीके से शुरू हो चुकी है, इकोनॉमिक कोल्ड वॉर, और अभी एकदम सारी अर्थव्यवस्थाएं जो वापस आने वाली नहीं है जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है या ग्रोथ पे, तो ये चिंताएं बनी रहेंगी। खाली डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो $60 बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, तेल जो है वो भारी राजनीति होती है, तो लिहाजा ये अभी जो कीमत है यहाँ टिकेंगे नहीं, हो सकता है भी थोड़ी और नीचे चली जाए, लेकिन वापस $80 पर बैरल पे आएंगी। तो यानी $80 वापस ऊपर तक भाव जा सकता है, 85 भी जा सकता है, तो यानी इन स्तरों से बहुत ज्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। एक चीज और, आज की मीटिंग से कंसीडरिंग कि एक तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यूएस फेड का टारगेट है, दूसरी तरफ यूएस बैंकिंग क्राइसिस भी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के आउटकम से आगे के रेट हाइक या रेट पॉज सिनेरियो को लेकर? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि जो अमेरिका की जो कोशिश है, क्योंकि चुनाव के वर्ष में जाने वाला है, वहां राजनीति, इलेक्शन धीरे धीरे हावी हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनका प्रयास जो फेड का ये है कि कुल मिला के अर्थव्यवस्था को थोड़ा स्टेबलाइज किया जाए, और इसीलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग पूरी वहाँ की अर्थव्यवस्था है, 3 बैंक जो है फेल हो चुके हैं एक तरीके से, और एक बैंक है जिसके बारे में तमाम शक लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, वरना जो जिस तरह से बैंक का फेलियर हुआ है उसके जो परिणाम काफी घातक हो सकते थे, लेकिन चूंकि सरकार ने उसको संभाला है। लेकिन पश्चिम की अर्थव्यवस्थाएं, ओईसीडी की इकोनॉमीज, विकसित अर्थव्यवस्थाएं उसको लेकर के काफी परेशान है, और वो साफ दिख रहा है। और जो ओपेक ने जो रणनीति बनाई थी वो इसको लेकर बनाई थी कि शायद मांग बढ़ने वाली है, या इसलिए वो अपना जो प्रॉफिट वो बढ़ा के स्टेबलाइज करना चाहते थे $80-90 पे। लेकिन अब वो सारा जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से फेड अपनी नीति रखता है। नीति के साथ साथ उसका रिस्पॉन्ड अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, साथ में जो ओईसीडी की इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, और जब ये अर्थव्यवस्था में होता है तो बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या होता है। ओईसीडी जो है लगभग दुनिया के 50% अर्थव्यवस्था जो है वो उन्हीं के पास है, तो इसलिए उसका बाकी है। तो बहुत सारे अभी फैक्टर है, यही कारण है कि कीमत नीचे जा रही है, कि जो तेल का बाजार है उसको नहीं आश्वस्त नहीं हो पा रहा कि जो डिमांड साइड है उसमें जो है वो स्ट्रेंथ आएगी, जो स्ट्रेंथ वो चाहता है, जिससे जो सप्लाई कंसर्न, डिमांड सप्लाई, ये सारा बैलेंस हो चुके, तो इसीलिए ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ओपेक इंटरवीन करेगा, खुद अमेरिका के जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो इंटरवीन करेंगे, और वो ये तय करके चाहेंगे कि तेल की कीमत वापस $80 पहुंचे। लेकिन अभी कीमत और नीचे भी जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कीमत टिकेगी $80 से नीचे। लेकिन सबसे बड़ा जो देखना होगा कि वो $80 पर जो है कितना समय लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल, जैसे मैंने कहा, वो $60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति के फैक्टर, डिप्लोमेसी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, सबको हम जब टोकरी में डाल के देखते हैं तो वो $80 निकल करके आता है। और मुझे लगता है कि बाजार का प्रयास होगा, खासतौर से उत्पादक देशों के $80 पे जल्दी से जल्दी वापस आए। उनकी मैनूवरिंग आप देखेंगे अब शुरू हो जाएगी, कैसे उसको $80 पे वापस लेके जाएं, और डिमांड सप्लाई फंडामेंटल अपना रोल प्ले करेंगे। ये कश्मकश चलेगी, लेकिन जो कीमत बहुत नीचे चली जाएगी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। फेयर पॉइंट दैट। और आपने ऑफ कोर्स इसको कंसिस्टेंटली स्टैंड भी किया है कि बहुत ज्यादा नीचे भाव नहीं गिरेंगे और 80 के आसपास हम इसे सस्टेन होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर तनेजा साथ जुड़ने के लिए, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं क्रूड मार्केट्स में उसके ऊपर भी नजर डालने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर